हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे और मोस्टली अपन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास। तो एमसीक्यू डिस्कशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी रिवाइज करेंगे और बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि पहले से ये मैंने पता कर लिया कि तुम्हारा टॉपिक ये स्ट्रॉन्ग है। सब बच्चों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो क्या है, बस यहाँ हार्मोनल रोल बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो अपन हार्मोनल रोल करेंगे, लेकिन टॉपिक है अपने पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी लेके देखो, एनसीईआरटी के साथ वीडियो देखोगे, एनसीईआरटी का बुक खोलो, मैं क्या क्या बोल रहा हूं पहले ये देखना। अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट पढ़ेंगे। तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मीन्स अपना क्या है, मेल में ह्यूमन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का पहले फॉर्मेशन होता है और गैमेट फॉर्म लाइक स्पर्म, और फीमेल में ओवम फॉर्म होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें गैमेट के फ्यूजन से अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो बच्चों तो बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। क्लियर है सबको। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, क्या करता है, वो गैमेट फॉर्म करता है, लाइक स्पर्म और ओवम कौन कहां फॉर्म होगा, टेस्टिस में। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, तुम खुद सोचो, ये हेल्प करेगा गैमेट फॉर्मेशन में, और एक प्रोवाइड करेगा, पाथवे प्रोवाइड करेगा गैमेट फॉर्मेशन में। गैमेट जो फॉर्म होता है उसके लिए पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अपन वो सब पार्ट तो अपना डिस्कस किया हुआ है पहले से। मैं तुम्हें क्वेश्चन पहले यहां क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर डिस्कस किया जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी को एक्सेसरी बोल रहा है, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। तो प्राइमरी क्या है, टेस्टिस सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और इसमें एक्सेसरी में क्या आ जाएगा, जितने भी डक्ट हैं, डक्ट, ठीक है, ग्लैंड्स, डक्ट और ग्लैंड्स जो है वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। लाइक क्या बोलोगे, वास डिफरेंसिया, वास एफरेंसिया, और क्या रह गया, एपिडिडाइमिस हो गया, रेटी टेस्टिस वाला पार्ट है, मींस जो भी पार्ट है ये सब क्या कहलाएगा, एक्सेसरी। और ग्लैंड सब, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सब पार्ट करेगा, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सॉरी गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, गैमेट को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मींस गैमेट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसका पार्ट, ग्लैंड्स का पार्ट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैं पता है फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का करेक्ट पाथवे क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम खुद सोचो कहां से स्टार्ट होगा अपना। तो मैंने ये टेस्टिस से स्टार्ट किया, ये अपना टेस्टिस है। ठीक है, इसमें 4 to 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट एमसीक्यू बन सकता है क्या, 4 to 5 सेंटीमीटर बच्चों लेंथ होता है इसका, और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है, लेंथ और विड्थ होता है, ओवल शेप है। इसके अंदर क्या होता है, कंपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, और इस कंपार्टमेंट को बच्चों बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और ये लॉब्यूल्स कितने होते हैं, टोटल 250 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि 250 to 300 कंपार्टमेंट्स है, और इसके अंदर बच्चों क्या रहता है, जहां पर स्पर्म फॉर्म होता है, और वो है अपना 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो मैंने क्या क्या बोला, इसके अंदर क्या क्या है बच्चों, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, ओवल शेप है, और इसके पास कंपार्टमेंट्स होते हैं टोटल। वन टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 250 to 300 कंपार्टमेंट्स हैं, और एक कंपार्टमेंट जिसे बोला है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, इस लॉब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये टेस्टिस है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है कि मैंने लिखा है यहां पे, हाँ, द टेस्टिस, थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, The testes in human are situated outside the abdominal cavity. इंपॉर्टेंट बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है बच्चों फीमेल में, वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन टेस्टिस क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच बाहर है। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है, जिसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं। तो लिखा है टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच
नोन एज स्क्रोटम। क्लियर है? द पर्पस सर्व इज फॉर, ये जो पर्पस क्यों है इसका, बाहर रहने का क्या पर्पस है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों, जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसके लिए टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। जो बॉडी का टेम्परेचर है, मींस एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, इसलिए बाहर रहता है और बाहर टेम्परेचर कम होता है। तो क्या बोलोगे इसका आंसर, टू डिक्रीज टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? कुछ डाउट है बोलो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने क्लियर कराया तुम्हें कि टू डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना रहना है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, कैविटी का जो स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है, जो क्या है, किसके लिए रिक्वायरमेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैंने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बच्चों क्या होता है, आगे ज्वाइन होकर के, ये ज्वाइन होकर के सारे, सोचो ये सारे ज्वाइन हो गए। ठीक है, इसे क्या, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसे अपन बोल रहे हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, और रेटी टेस्टिस बाहर निकला, इसे अपन बोलेंगे वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। देन आगे क्या जाएगा, एपिडिडाइमिस, फिर क्या जाएगा बच्चों, एपिडिडाइमिस के बाद क्या जाएगा, वास डिफरेंस। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या आ गया, सोचो। रेटी टेस्ट, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आया, फिर रेटी टेस्टिस आया, फिर वास डिफरेंशिया आया, फिर एपिडिडाइमिस आया, फिर वास डिफरेंस हुआ। ठीक है, ये एक पाथवे है जो स्पर्म यहां से यहां तक आएगा। कैसे स्टार्ट करोगे पाथवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, फर्स्ट क्या रहेगा, रेटी टेस्टिस। अगर तुम स्टार्ट करो तो कहां से लिखोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर रेटी टेस्टिस आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंस। क्लियर है सबको, ये क्लियर है? ठीक है, ये अपना पाथवे है। वास डिफरेंस की बात भी आगे आता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो पाथवे सबको क्लियर है ना, जो अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्टार्ट हुआ है, वास डिफरेंस तक गया है। और इसके अंदर जो एपिथेलियम होता है बच्चों, वो कौन सा एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं होता है, कॉलमनर होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कौन सा एपिथेलियम होता है बच्चों, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इनके पास सीलिया क्यों है, जो स्पर्म को आगे भेजेगा, ठीक है ना, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, आगे जो स्पर्म मूव करेगा, मूवमेंट वो सीलिया के हेल्प से मूव करता है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन सबका आ गया। यहां से टेस्टिस से स्टार्ट किया अपन ने, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्टार्ट किया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया के बाद वास डिफरेंशिया का दूसरा नाम भी लिख लो, कभी कभी रहता है इफेरेंट डक्ट्यूल्स। क्या बोला मैंने, इफेरेंट डक्ट्यूल्स। ये क्वेश्चन आया है, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इफेरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। क्लियर है सबको? ओके, हाँ बच्चों, ये सबको समझ में आया क्या, क्या बताया मैंने अभी तुम्हें? फर्स्ट पाथवे ऑफ स्पर्म सबको क्लियर हो गया। अभी तक अपन कहां गए हैं, पाथवे ऑफ स्पर्म में वास डिफरेंस तक गए हैं। वास डिफरेंस की बात बच्चों स्ट्रक्चर आता है, ये मैं रब कर दूं, ये सबको रब हो गया है ना, देख लिया है सबने। अब ये वाला पार्ट रब करते हैं। तुम्हें 2 क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम क्यों रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है क्यों, पाउच में क्यों है, वो बता दिया मैंने। और दूसरा मैंने पाथवे ऑफ स्पर्म बता दिया। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पर बच्चों, कि अपने को या देखो वास डिफरेंस दोनों साइड से आता है, और ये अपना है यूरिनरी ब्लैडर, ये अपना है यूरिनरी ब्लैडर, दोनों साइड से, टेस्टिस से दोनों साइड से क्या आ रहा है, वास डिफरेंस। ठीक है, 2 टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस से वास डिफरेंस आ रहा है। ये वास डिफरेंस आया है यहाँ पर। अब सोचो वास डिफरेंस के बाद थोड़ा सा ये वास डिफरेंस वाइड हो जाता है, जैसे इस वाइड पोर्शन को बच्चों बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं ये अपना क्या है, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस की बात बच्चों ये क्या है अपना, एम्पुला। और
एम्पुला के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना है आया है, इसमें यहां पर बच्चों एक स्ट्रक्चर और ओपन होता है जिसे अपन बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, जिसे अपन बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ये क्या है अपना सेमिनल वेसाइकल। और सोचो कि यहां पे एक दो यूरेटर भी आ रहा है ऊपर से, किडनी से यूरेटर भी आ रहा है, जो कि इस ब्लैडर के ऊपर, ये ब्लैडर है अपना, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जहां पे यूरिन अक्यूमुलेट होता है, और इसके ऊपर आगे से ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर है। क्लियर है सबको? तो सोचो कि अभी जो बना है ये वाला जो सेमिनल वेसाइकल्स बना है, सेमिनल वेसाइकल्स जो बना है और एम्पुला वास डिफरेंस, ये जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट है। जो दो बनेगा ना, ऐसा मैं बोलूं कि अगर दो इजैकुलेटरी डक्ट में ऐसा गया है, दोनों इजैकुलेटरी डक्ट अलग अलग बनाया और फिर ये एक बना लिया। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट होता है और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये ओपन होता है किसमें? यहां पर एक स्ट्रक्चर जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, और प्रोस्टेट के अंदर ये हो गया फाइनल यूरेथ्रा। ये क्या हो गया अपना? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा अपने पास दो तीन टाइप के होते हैं। स्टार्टिंग में प्रोस्टेट वाले पार्ट जो है वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है। नेक्स्ट जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोल रहा हूं मैं इसे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो अपना यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा बच्चों पीनिस, और पीनिस में वाला जो स्ट्रक्चर है ये अपना कंप्लीट कहलाएगा कौन सा यूरेथ्रा? फिनाइल यूरेथ्रा। क्या कहलाएगा? फिनाइल यूरेथ्रा। तुमसे पूछेंगे कौन सा यूरेथ्रा लॉन्गेस्ट होता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या बोलोगे? फिनाइल यूरेथ्रा। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा स्मॉलेस्ट होता है। याद रखना, लॉन्गेस्ट इज फिनाइल और स्मॉलेस्ट इज शॉर्टेस्ट इज मेम्ब्रेनस। स्मॉलेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट इज मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कि अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों टाइप तरफ से होता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट बोलो या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने टाइम पे जो पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? तो यहां पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में दो स्ट्रक्चर ओपन होता है जिसका नाम है दो ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसका काम क्या है? ये एग्जाम में आ चुका है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन पढ़ लिए, एक पार्ट और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सेमिनल वेसाइकल्स बच्चों क्या रिलीज करता है पता है तुम्हें? सेमिनल वेसाइकल के पास क्या क्या होता है? एक होता है कैल्शियम आयन, एक शुगर होता है जो फ्रक्टोज होते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो एग्जाम में ये आ चुका है कि सेमिनल वेसाइकल्स आर रिच इन सेमिनल वेसाइकल्स इन ह्यूमन वेल्स आर रिच इन। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लियर है सबको? सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर जो प्लाज्मा वाला फ्लूइड होगा उसे क्या बोलोगे? सेमिनल प्लाज्मा। इन ह्यूमन मेल्स आर रिच इन क्या बोलोगे? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। क्लियर है सबको? तो दोनों का फंक्शन पता चल गया। इसके पास ये होता है, और समझना कि अपना स्पर्म जो हो रहा है वो प्रोड्यूस होकर के वास डिफरेंस से आ रहा है, और सेमिनल वेसाइकल के अंदर जो ये सब है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स जो है, ये दोनों मिलकर के फाइनल जो बनाते हैं, इसके पास जो रहता है वो कहलाता है सीमेन। तो सीमेन का मतलब क्या है बच्चों? तो सीमेन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, और वो सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या आएगा पता है बच्चों? एक आएगा सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट जो ये है, एक आएगा प्रोस्टैटिक फ्लूइड, और एक आएगा एक्सेट्रा etc। क्या क्या बोला मैंने? सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा? सेमिनल प्लाज्मा वाला फ्लूइड जो पार्ट है फ्रक्टोज, कैल्शियम, एक आएगा प्रोस्टैटिक फ्लूइड, और एक आएगा एक्सेट्रा में जो भी फ्लूइड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन, जो भी ग्लैंड वगैरह होंगे वो सीक्रेट जो करेंगे वो सारा क्या करेंगे? सेमिनल फ्लूइड। तो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सारा कॉन्सेंट्रेशन, सबको ऐड कर दो। क्लियर है सबको? तो अपना फर्स्ट अब अपन क्या डिस्कस करेंगे कि अपना जो स्पर्म बनता है बच्चों वो कहां बनता है? स्पर्म बनता है वो कहां बनता है? तो स्पर्म बनता है कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये फंक्शन सबको समझ में आ गया क्या? इसमें सब कुछ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन यूरेथ्रा बता दिया। और ये स्टार्ट करोगे अगर तुम पाथवे, तो स्टार्ट करोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रीटी टेस्टिस में जाओगे, रीटी टेस्टिस के बाद क्या हम जाओगे? इफेरेंट डक्ट्यूल्स, फिर जाके क्या आएगा?
एपिडिडाइमिस, फिर क्या आएगा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा, एम्पुला, बोलो एम्पुला ऑप्शन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। फिर क्या आएगा, सेमिनल वेसिकल्स वाला फ्लूइड रहेगा। फिर क्या आएगा, ये दोनों यूरेथ्रा, फाइनल यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में बोला जाए प्रोस्टैटिक मेम्ब्रेनस देन पिनाइल, और ये है जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस। याद रखना मेल में जो होता है दोनों ओपनिंग, यूरिन भी इसी के थ्रू पास होता है और स्पर्म भी इसी के थ्रू पास होता है, क्योंकि यूरिन जो आएगा ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर से ओपन होगा इसी में। क्लियर है सबको? लेकिन फीमेल में दो ओपनिंग अलग अलग होते हैं। ओके, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। अपना 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ये लैटिस सेल्स क्या होता है, ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद वाला पार्ट जो है अपने पास लैटिस सेल्स वाला, वो क्या होता है वो देखते हैं। तो समझना यहां पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कि अपने पास ये है एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर। याद है मैंने लॉब्यूल्स बनाया था, उस लॉब्यूल्स के अंदर ऐसा कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाया था, उसमें से मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकाला है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया है और क्रॉस सेक्शन में देखा तो यहाँ पे कुछ एपिथेलियम्स थे अरेंज। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एपिथेलियम अरेंज थे। ये अपना दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसमें और एपिथेलियम अरेंज है, और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में गैप है। ये जो स्पेस है, फ्री स्पेस, इसे बोलोगे इंटरस्टिशियल। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। क्लियर है सबको? अब देखो समझना यहाँ पे कैसे कैसे स्पर्म फॉर्म होता है। क्यूबॉइडल, ये जो एपिथेलियम है इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर है सबको? क्या बोलते हैं बच्चों इसे, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम आगे चल करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनता है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा बना है, सोचिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा बना है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुआ। और ये ग्रोथ मींस डिवीजन किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन का मतलब अगर ये 2n है तो जो अपना फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना होता है, ये भी 2n होगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्लियर है सबको? तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और मींस ये अपने पास 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लो आया, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चल करके जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, उससे जो बनेगा स्पर्मेटिड। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 बना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बना। क्लियर है सबको? अभी तक कुछ सबको डाउट क्लियर है? ओके, अब बच्चों तो अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका। फर्स्ट वाला क्लियर है, थर्ड वाला क्लियर है, फोर्थ वाला क्लियर है। ठीक है, यहां तक तो अपना सब कुछ हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो था वो क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में नंबर्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हुए तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोटिक डिवीजन बच्चों हुआ है तो ये 2n होगा, तो ये भी 2n होगा। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब स्टार्ट होता है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में। तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 2n नंबर होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएगा, n, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन, अपन ने पहले सेल डिवीजन में पढ़ा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इक्विवेलेंट टू माइटोटिक डिवीजन, तो n से अपने पास n ही बनेगा। क्लियर है? अब ये 4 स्पर्मेटिड जो यहां तक बना ये अपना इमेच्योर स्पर्म है। इमेच्योर मींस
इमोटाइल स्पर्म है, मोटिलिटी इसको पास नहीं मिला है, और जब ये स्पर्मेटिड क्या होता है, मोटाइल कन्वर्ट हो जाएगा, मोटिलिटी गेन करेगा और मैच्योर बनेगा, तो उसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं बच्चों, 4 स्पर्मेटोजोआ बना, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है सबको? तो अपन यहां से जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटिड से तक का फॉर्मेशन, मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, कहां पे लिखो अपन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, ये जो है बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को, फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। 2 स्टेप है, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो बन जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है सबको? तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो ये होगा, ये क्या होता है, ये आदमी का मतलब जो प्यूबर्टी गेन करता है ना, कोई भी मेल जब प्यूबर्टी गेन कब करता है, 10 to 11 ईयर्स में, या 13 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स ले लेते हैं, प्यूबर्टी गेन करता है। तो उस प्यूबर्टी के टाइम पे अपना प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, में माइटोटिक डिवीजन होता है, सॉरी मियोटिक डिवीजन होता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हुआ, तो प्यूबर्टी में ही क्यों हो रहा है? अब तुम सोचो कि चाइल्ड में क्यों नहीं हुआ, चाइल्ड के टाइम पे, चाइल्डहुड जो स्टेज था उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन नहीं होता है, मींस एंड्रोजन फॉर्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? तो अपने पास ये क्या था, यहां पर सोचो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर फाइनली स्पर्मेटोजोआ, बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ बने, ठीक है। इसके बाद और क्या था बच्चों, इसमें यहां पे कुछ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, एक सेल्स में कन्वर्ट होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये जो सर्टोली सेल्स होता है बच्चों, इसे अपन बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। और ये क्या काम करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, 2 काम है, क्या, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है, फर्स्ट इनहिबिन हार्मोन रिलीज कौन करता है, सर्टोली सेल्स, और क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टू स्पर्म, नरिशमेंट टू स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स। मींस यहाँ पे ये स्पर्म जो जाएगा वो इस सर्टोली सेल्स के पास जाएगा, क्या लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। साथ में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, MIS, मिस मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये सर्टोली सेल्स का फंक्शन है, और ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इस इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स क्या सीक्रेट करता है बच्चों, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन में मोस्ट कॉमन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स, नॉट सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन हार्मोन। अब अपना क्वेश्चन देखो, लेडिक सेल्स आर एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अगर अपने ऑप्शन में एंड्रोजन है तो एंड्रोजन लगाओ, अगर एंड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन में होगा, वो लगाओ। समझ में आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है पता है, लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ वो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब ये जाएगा बच्चों, जब ये जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और उस प्रोटीन को बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, विच इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। यहां पे एक और प्रोटीन सीक्रेट हुआ जिसे क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सीक्रेट करता है, सर्टोली सेल्स। तो जो एंड्रोजन आया इंटरस्टिशियल सेल से, वो इसमें सर्टोली सेल्स जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट किया है, वो एंड्रोजन को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो टेस्टोस्टेरोन यहां से जो आएगा तो यहां पे कैसे रुकेगा, विद द हेल्प ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रहेगा तो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू रहेगा। क्लियर है सबको? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अपन एक और पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस कर ले क्या, हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देख लो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड और स्पर्म्स बनेंगे, दो ही तो बनेंगे, क्योंकि दो से कितने बन रहे हैं, चार, तो एक से कितने बनेंगे, दो। तो आंसर क्या जाएगा इसका, इसका आंसर जाएगा अपना, आंसर क्या होगा 2। क्लियर है सबको, क्लियर है। बहुत गर्मी है बच्चों, सब लोग को समझ में आ रहा है क्या, गर्मी बहुत लग रही है तुम्हें, मुझे, तुम प्लीज 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 ये वीडियो देखो और समझ में आ रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूं, ट्राई तो करो यार सब लोग वीडियो देखने का, और पूरा कंप्लीट देखो वीडियो, समझ में आ रहा है क्या। कुछ तो एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा इसमें, एक्स्ट्रा पॉइंट में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए, इस 5 क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये 5 क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डाउट है इसमें से तो पूछ सकते हो। 5 क्वेश्चन क्लियर है सबको, बताओ। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें आगे। आगे एक और हार्मोनल रोल है, वो अपन देखते हैं। कहां बताऊं मैं, यहां पे बता रहा हूं, इसमें ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं। अगर तुमसे पूछे कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तुम क्या बोलोगे 4। कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे बच्चों, 4 बनेगा, ठीक है। सबको समझ में आया क्या यहां तक, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद एक हार्मोनल रोल डिस्कस करते हैं। हार्मोनल रोल का मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है बच्चों, बोलो। एंडोक्राइन में मैंने पढ़ाया है, GnRH सीक्रेट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। वो किस पे एक्ट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, सीक्रेट LH और FSH। वो किस पे एक्ट करता है, तो अपना टेस्टिस पे, ये दोनों एक्ट करता है। तो टेस्टिस के अंदर 2 टाइप के सेल्स थे अपने पास बच्चों, एक था सर्टोनी सेल्स विच इज प्रेजेंट इन, सर्टोनी सेल्स कहां पे प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और एक है लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स कहां प्रेजेंट है बच्चों, लेडिक सेल्स कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब सोचो कि क्या हुआ, FSH जो था, FSH जो एक्ट करता है वो सर्टोनी सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, और LH जो एक्ट करता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, और लेडिक सेल्स पे एक्ट करके वो क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन में मोस्ट कॉमन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। एक और है DHEA बोलते हैं, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन भी एग्जाम में आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये सीक्रेट करता है एंड्रोजन। और सर्टोनी सेल्स पे एक्ट कौन करता है, FSH। FSH एक्ट किया सर्टोनी सेल्स पे, LH एक्ट किया लेडिक सेल्स पे, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया, टेस्टोस्टेरोन फर्दर क्या कराएगा, बताओ बताओ। टेस्टोस्टेरोन आगे जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप था, GnRH रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटेरियर पिट्यूटरी का रिलीज किया, LH FSH टेस्टिस पे एक्ट किया, टेस्टिस से रिलीज किया जाएगा सर्टोनी सेल्स से। अब मान लो कि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मान लो रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों, सर्टोनी सेल्स रिलीज करेगा एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है, ये एग्जाम में आ चुका है, इनिबिन, नीट में आ चुका है इनिबिन के बारे में, ठीक है, देखना क्वेश्चन। और ये इनिबिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को और एंटेरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। मींस इससे बोलता है कि भाई तुम अब रिलीज कम कराओ, GnRH को कम रिलीज कराओ। LH FSH को बोलते, एंटेरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि LH FSH कम कराओ रिलीज, तो ये कम कराने लगते हैं। तो LH कम रिलीज होगा तो लेडिक सेल्स पे एक्ट कम करेगा, तो लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना कम कर देंगे। क्लियर है मैकेनिज्म सबको, ये हार्मोनल मैकेनिज्म सबको क्लियर है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो मैंने तुम्हें ट्राई किया है सब कुछ बताने का। अब अपन स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखना सर्टोनी सेल्स क्या क्या सीक्रेट करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्टोनी सेल्स के बारे में आ जाता है। एक है सर्टोनी सेल्स, सॉरी एक और पॉइंट जो मैंने बोला था, pH ऑफ स्पर्म 7.2 to 7.4 होता है बच्चों। नॉर्मल काउंट क्या होता है, 20 मिलियंस, ठीक है।
20 से स्टार्ट होता है ना, लेस देन 20 मिलियन ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगोस्पर्मिया इज लेस देन 20 मिलियन पर ml, ठीक है। और ओलिगोस्पर्मिया बोला, फिर एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म इन सीमेन। अगर सीमेन में स्पर्म नहीं है तो एंजियोस्पर्मिया बोलेंगे। और एस्पर्मिया मतलब क्या हुआ, कुछ भी सीक्रेट नहीं हुआ, नो सीमेन। और अगर एक आएगा नेक्रोस्पर्मिया बच्चों, नेक्रोस्पर्मिया क्या बोलोगे, डेड स्पर्म, स्पर्म डेड है, ठीक है। तो और याद रखना एक स्टेटमेंट है 40% स्पर्म और 60% वाला पार्ट, 60% ऑफ स्पर्म विग्रस मोटिलिटी वाला पार्ट होना चाहिए। वो स्टेटमेंट देखना, शेप साइज, स्पर्म का साइज और शेप एकदम ऐसा नॉर्मल होना चाहिए और उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इतना तभी तो फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अपन वो फर्टिलाइजेशन में वो वाला लाइन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें। हाय स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो एमसीक्यू आए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है किस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वल्वा और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है कि बाहर से तुम्हें एक्सटर्नली फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कौन सा पार्ट दिखता है, कौन सा पार्ट नहीं दिखता है। मींस एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, ठीक है। तो अपने पास यूट्रस अभी अपन को बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे इनका स्ट्रक्चर में ये जो मैंने पार्ट बनाया ये पूरा वल्वा बनाया। वल्वा का मतलब है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाया है। तो अपन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओवरी का लेंथ पूछा है, 2 to 3 सेंटीमीटर बच्चों ओवरी का लेंथ होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या है, ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो भी पार्ट है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ओविडक्ट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का लेंथ पूछा एग्जामिनर, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर। तुम्हें 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट याद रखना है। तुम्हारे पास एग्जाम में क्या आया क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बच्चों हार्मोनल वाले मैकेनिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो अपन एक बार एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ा है। और फिर अपन डिस्कस करेंगे जो अपना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिटेल स्टडी अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पार्ट बता रहा हूं मैं, एक बार तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। तो लाइक ओवरीज क्या है अपना, ओवरीज क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओविडक्ट से वेजाइना, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। क्लियर है सबको, ये पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है वल्वा, उसके अंदर क्या क्या आता है। अब सोचो कि एक्सटर्नली पहले क्या है स्ट्रक्चर, मॉन्स प्यूबिस, जो क्यूसन, फैटी क्यूसन ऑफ टिश्यू होता है जिसे मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर डेवलप होता है फीमेल में। तो उससे मॉन्स प्यूबिस हुआ और ये जो हेयर है इसे क्या बोल रहे हैं, प्यूबिक हेयर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट ये प्यूबिक हेयर आ गया। तुमने ये डायग्राम को कैसे इमेजिन करो पता है कि एक फीमेल का है जो पार्ट आगे का पार्ट मॉन्स प्यूबिस, फिर ऐसे जाओ और फिर पीछे जाओ, पीछे एनल ओपनिंग होगा। और ये वाला जो पार्ट है जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एनल ओपनिंग को जोड़ता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिनियम। तो ये पेरिनियम है, मींस यहां से यहां तक का फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो गया। और पेरिनियम प्लस पीछे क्या है, एनल ओपनिंग, एनस, ठीक है। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, सीधा करके ऐसा बना दिया। क्लियर है सबको, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। फिर अब क्या वो मॉन्स प्यूबिस के बाद क्या रहता है, फर्स्ट आउटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। फिर उसके लेबिया मेजोरा के अंदर जब जाओगे तो एक और स्मॉल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे लेबिया माइनोरा, लीफ लाइक ऐसा ओपन होता है। क्लियर है। तो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, नेक्स्ट अब अपन क्या देखते हैं इसके बाद, क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस क्या होता है, जब लेबिया माइनोरा ऐसा गया और ये दोनों मिलकर के एक इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन फीमेल है, ठीक है। क्लाइटोरिस किसके ऊपर है, जस्ट यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। तो जो ओपनिंग है इसे बोल रहे हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब ये होता है बच्चों क्या, ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओरिफिस के जस्ट ऊपर क्या रहता है अपना क्लाइटोरिस। किसके मीट से बना है, लेबिया माइनोरा। जब दोनों ऊपर जाकर के क्या बना लिया, क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर। देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया अबव द यूरिथ्रल ओरिफिस। तो एनसीईआरटी में एग्जाम लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे है क्लाइटोरिस। इसके बाद क्या है, ये जो है पूरा वेजाइना वाला पार्ट है और वेजाइनल ओपनिंग है नीचे, ठीक है। तो तुमसे पूछे जाएगा कि यहाँ पर दो ओपनिंग बच्चों अलग है,
यूरिथ्रा फॉर यूरिन, वेजाइना फॉर यूट्रस वाला ओपनिंग, ठीक है, ये यूट्रस वाला जो ओपनिंग वेजाइना वाला ओपनिंग है, और ये है यूरिथ्रल ओरिफिस फॉर यूरिन ओपनिंग। तो और इसके बाद क्या रहता है, वेजाइना में दो ओपनिंग होता है बार्थोलिन ग्लैंड का, दो बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना में ओपन होते हैं ऐसे इस तरीके से, तो टोटल 4 हो गए, एक साइड से 2, दूसरे साइड से 2। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है बच्चों पता है, एल्केलाइन सिक्रेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ये एल्केलाइन सिक्रेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एल्केलाइन एनवायरमेंट, ठीक है। क्यों चाहिए पता है बच्चों, जब स्पर्म जब पास होगा तो स्पर्म यहाँ पे वेजाइना का नॉर्मल पीएच 4 to 4.5 होता है, एसिडिक पीएच होता है, तो उस टाइम पे स्पर्म डेड हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसिडिक पीएच में स्पर्म सर्वाइव नहीं करता है। तो क्या हुआ, एल्केलाइन एनवायरमेंट बनाने के लिए क्या करता है, बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेट करता है कुछ फ्लूइड जो एल्केलाइन फ्लूइड होते हैं, एल्केलाइन इन नेचर होते हैं। क्लियर है, वेजाइनल ओरिफिस सबको समझ में आ गया, पेरिनियम समझ में आ गया, पीछे एनल ओपनिंग है। ओके, कुछ डाउट है बताओ। फिर अपन क्या देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें पूछ सकते हैं कुछ भी पार्ट। तुम्हारे पास ये ओवरी है, ओवरी अपने पास ये सोचो कि मेरा बॉडी जो है ये यूट्रस है, और जो ये मेरा हैंड है बच्चों, ये हैंड क्या है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब मींस ओविडक्ट, और जो मेरा फिंगर है ये क्या है बच्चों, फिम्ब्रिया। तो फिम्ब्रिया क्या करता है, कलेक्ट करता है, ओवम कलेक्ट करता है, और नीचे सोचो कि यहाँ पे ओवरी है, तो दोनों ओवरी है, ये क्या करता है, ओवरी रिलीज करता है ओवम, और इस ओवम को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, फिम्ब्रिया। क्लियर है सबको। फिम्ब्रिया के बाद अपने पास एक स्ट्रक्चर आएगा जो देखो यहाँ पे रिस्ट वाला पार्ट, इनफंडिबुलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद बताओ क्या आएगा, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला आएगा, एम्पुला के बाद क्या आएगा, स्टिमस आएगा। तो मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर है स्टिमस, फिर है एम्पुला, और फिर ये है इनफंडिबुलम, और ये तो लिख दिया मैंने फिम्ब्रिया। क्लियर है सबको, इस साइड भी ऐसा ही होगा, और ये ओवरी है दिखा, ये अपना बॉडी ऑफ यूट्रस है, बॉडी ऑफ यूट्रस। क्लियर है, ऊपर है फंडस पार्ट, ये अपना सर्विक्स है, ये है तुम्हारा इंटरनल ऑस, इसे बोलते हैं, ऑस का मतलब ओपनिंग होता है बच्चों, इंटरनल ऑस, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। और बच्चों ये है अपना वेजाइना, और वेजाइना पे 2 ओपनिंग है बार्थोलिन ग्लैंड का, बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे ओपन होता है। बस ये तो स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, यूट्रस के पास बच्चों लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस में। आउटर मोस्ट बच्चों होता है पेरीमेट्रियम, तो पेरीमेट्रियम सबसे आउटर है, फिर होता है बच्चों मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, और फिर इसके अंदर होता है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर है बच्चों, एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर है। कौन कौन सा है, स्ट्रेटम फंक्शनल, स्ट्रेटम फंक्शनल और स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। बेसिलिस सबसे इनर है, क्लियर है सबको। बेसिलिस जो है अपना सबसे इनर वाला लेयर है, तो इस बेसिलिस के बाद आएगा फंक्शनल, फिर क्या आएगा अपना मायोमेट्रियम, फिर क्या आएगा एंडोमेट्रियम। तो पहले सबसे पहले इनर मोस्ट क्या आएगा, बेसिलिस, फिर फंक्शनल, फिर मायोमेट्रियम, क्योंकि ये दोनों लेयर क्या है, एंडोमेट्रियल लेयर है, मायोमेट्रियम फिर पेरीमेट्रियम। क्लियर है सबको। ये यूट्रस के लेयर में पूछ सकते हैं, आउटर टू इनर तुम्हें अरेंज करने के लिए दे सकते हैं एग्जाम में। तुमसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर मायोमेट्रियम है, जो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा लेयर, मायोमेट्रियम। अगर तुमसे इसमें पूछ सकते हैं कि इनका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं अपने पास, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है बच्चों सेल का साइज इंक्रीज होना, और हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होना। क्लियर है सबको। ओके, कुछ डाउट है। अब देखो, अब अपने पास मेन जो हमारा डिस्कशन होगा बच्चों क्या है, ओवरी, क्योंकि अपन सब चीज देख चुके हैं। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद फंडस, फंडस बॉडी ऑफ यूट्रस, फिर क्या आएगा सर्विक्स, फिर वेजाइना। क्लियर है। वेजाइना का पीएच नॉर्मली क्या होता है, 4 to 4.5 एसिडिक पीएच होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड एल्कलाइन सिक्रेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। इसके बाद तुम्हें वल्वा का पार्ट पूछ सकते हैं, क्या क्या पार्ट था वो मैंने लिख दिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। वेजाइनल ओरिफिस कहां है बच्चों, वेजाइनल ओरिफिस यहां पर है। इसके अराउंड कुछ ये दिख रहे हो, ये है अपना हाइमेन, ठीक है, हाइमेन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों, वो क्या आ सकता है पता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस टू वेजाइना, वेजाइना पे होमोलोगस कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ।
क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? वेजाइना की होमोलोगस कौन सा है? मीन्स वेजाइना फीमेल में है, तो किसके होमोलोगस है? मेल में किसके होमोलोगस है? तो मैं होमोलोगस स्ट्रक्चर बता रहा हूं तुम्हें, एग्जाम्पल ये लिख लेना। होमोलोगस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वेजाइना होता है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। ये प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या है? मेल में प्रेजेंट है बच्चों, और ये फीमेल में वेजाइना है। लेबिया मेजोरा, तो मेल में इसका होमोलोगस होता है स्क्रोटम। ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेजाइना और लेबिया मेजोरा का। और अगर तुमसे पूछे कि बच्चों बताओ किसका ये क्या होगा, माइनोरा किसका होगा, तो यूरिथ्रा, पिनाइल यूरिथ्रा जो है ये माइनोरा का, लेबिया माइनोरा का होमोलोगस है। और कुछ बचा क्या? बार्थोलिन ग्लैंड है, यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड होता है, वहां बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड था, यहाँ पे बार्थोलिन और कॉपर्स ग्लैंड होता है। क्लियर है सबको? अब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले थोड़ा ओवरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, कहाँ पे हार्मोनल रोल क्या होता है, कैसे रेगुलेट करते हैं, वो देखना है अपने को। ठीक है, तो बच्चों अभी oogenesis की बात कर लेते हैं पहले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। oogenesis में क्या होता है देखो, स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा है फीमेल का, एम्ब्रियोनिक लाइफ ऐसा लिख देते, एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, या इंट्रा यूटेराइन लाइफ। यूटरस के अंदर अगर बेबी फीमेल है तो उसके ओवरी में oogonia बना होगा। ये अपना अगर मैं ओवरी का स्ट्रक्चर भी बनाऊं तो ऐसा ही कुछ होता है ओवरी, जिसमें ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है बच्चों। और यहां पर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है आगे चल करके? oogonia। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में oogonia बना हुआ है, ठीक है। इसमें oogonia ग्रोथ होकर के मींस सोचो कि यहाँ माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होंगे, और माइटोटिक डिवीजन से ऑब्वियस है प्राइमरी oocyte, oogonia अगर 2n होगा तो ये भी प्राइमरी oocyte 2n होगा, प्राइमरी oocyte बच्चों फॉर्म होता है। क्लियर है सबको? तो oogonia से प्राइमरी oocyte बन गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ या इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अब ये प्राइमरी oocyte बच्चों में इसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। तो बोलो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ है लेकिन अरेस्ट हो गया, बट अरेस्टेड एट प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेज में भी कौन सा स्टेज होता है बच्चों, तो डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन में भी पूछा तो एक सब स्टेज होता है डिक्टियोटीन। तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte के अंदर अरेस्टेड होता है प्रोफेज स्टेज के, डिप्लोटीन स्टेज के, डिक्टियोटीन स्टेज में। इतना अगर नहीं याद है तो बस प्रोफेज याद रखो। और प्राइमरी oocyte बच्चों कहां पे होता है, देखो ऐसा सोचो कि ये स्ट्रक्चर कुछ प्राइमरी oocyte ये है जो कवर्ड होता है जोना पेलोसिडा लेयर से, और इसके अराउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस अब ये इसे अपन बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, मींस ये 1 डिग्री oocyte है, प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, और इस सेल्स को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। क्लियर है सबको? तो प्राइमरी oocyte किस स्टेज में अरेस्टेड है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्टेड है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था लेकिन रुक गया है, कौन से स्टेज में? प्रोफेज स्टेज में। और वो प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंट्रा यूटेराइन लाइफ में बेबी का बर्थ हुआ। वो बर्थ होने के बाद वो अपना कौन सा अचीव करेगी, प्यूबर्टी अचीव करेगी 12-13 इयर्स में। फिर कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस से प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होगा, हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उस फीमेल का, तो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टर्सरी फॉलिकल्स में। ये सोचो कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी लाइफ। मींस सोचो कि प्राइमरी oocyte में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था बच्चों, वो अरेस्टेड था एम्ब्रियोनिक पीरियड से लेकर के प्यूबर्टी तक। तो ये लॉन्गेस्ट स्टेज हो गया ना, समझ में आ रहा है क्या? लॉन्गेस्ट स्टेज है, तो इस स्टेज में अरेस्टेड है। क्लियर है सबको? अभी मैंने बोला कि प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। क्लियर है? एक फॉलिकल होता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं जब टर्सरी फॉलिकल बना है। अब देखना 1 मिनट। हाँ, मैंने क्या बोला, जब भी टर्सरी फॉलिकल बना है बच्चों तो उसके अंदर क्या है, उसमें उस टर्सरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सोचो प्राइमरी फॉलिकल था, कहां गया? ये प्राइमरी फॉलिकल है।
सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और मैं कुछ टर्सरी फॉलिकल बना रहा हूं। ये टर्सरी फॉलिकल कैसे बनाता हूं, ये देखो टर्सरी फॉलिकल सब लोग देखना बच्चों, ऐसा कुछ होता है, यहाँ प्राइमरी oocyte रहता है और कुछ सेल्स यहां रहते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं क्यूमुलस oophoricus, क्यूमुलस oophoricus, ठीक है, ये सेल्स होता है। और यहाँ पे ये जो फ्लूइड होता है इसे एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं, एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ ग्रेफिन फॉलिकल था। जब ये फ्लूइड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो एंट्रल ये वाला ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर करता है, तो प्राइमरी oocyte बाहर निकल जाता है। और प्राइमरी oocyte जब बाहर निकलेगा तो जैसे रप्चर करेगा प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, मींस फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड आफ्टर रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ग्रेफिन फॉलिकल ये रप्चर हुआ, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में, प्लस एक पोलर बॉडी रिलीज करता है जिसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। आगे चल करके ये डिजेनरेट हो जाता है। अब प्राइमरी oocyte रिलीज, इसे अपन क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है? ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ है ना, तो यही तो ओव्यूलेशन। तो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte भी अब में कब स्टार्ट किया, कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। और सेकेंड मेयोटिक डिवीजन भी अरेस्टेड रहेगा कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। ये कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, मींस स्पर्म आएगा ओवम ओवरी सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज करेगा, सेकेंडरी oocyte का सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम, जो फाइनली आगे चल करके जाइगोट बनाएगा, प्लस सेकंड पोलर बॉडी रिलीज करता है। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये था अपना oogenesis का स्टेप, जिसमें फाइनली मैंने ओवम बना दिया और साथ में दो पोलर बॉडी बनाया, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। आगे चल करके वो डिजेनरेट हो जाता है, उसका कुछ काम नहीं रहता है। ये तुम्हारे बुक में दिया है इतना कुछ। अब तुम्हारे बुक में क्या दिया है कि 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहता है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहता है इन ईच ओवरी। तो इसके अकॉर्डिंग तुम 1,20,000 दोनों ओवरी में आ गया प्राइमरी फॉलिकल्स रहता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, मैच्योर को ग्रेफिन फॉलिकल, वो रप्चर होता है, सेकेंडरी उस प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte अब जाता है फिब्रिया में, फिब्रिया उसे कलेक्ट कर लेता है सेकेंडरी oocyte को, फिब्रिया से एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन में जाता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग क्या है, एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन। अपन फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। वहां पे जब जाता है तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा तो सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम में, प्लस सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करता है। क्लियर है सबको? तो ये जो है ओवम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, इसे फाइनल बन गया। अब अपन इसका हार्मोनल मैकेनिज्म देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, क्या रिलीज करता है, GnRH। फीमेल का बता रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, फीमेल का ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं। तो हाइपोथैलेमस जो एक्ट करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके इन्फ्लुएंस में क्या रिलीज करता है बच्चों, क्या रिलीज करता है, LH और FSH, LH FSH रिलीज किया। वो किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे, वहां पे टेस्टिस एक्ट कर रहा था मेन पे, और ओवरी इसके इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। और एस्ट्रोजन बच्चों क्या करता है, कहां सीक्रेट करता है पता है, एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स, याद आ रहा है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसका काम होता है एस्ट्रोजन सीक्रेट करना, एस्ट्रोजन सीक्रेट करना, ठीक है। और एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे सेल्स सीक्रेट करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स भी सीक्रेट करते हैं बहुत कम अमाउंट में, लेकिन इसका मेन प्रोजेस्टेरॉन जो सीक्रेट करता है वो कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आगे पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि अगर मान लो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक सोच लो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, और मान लो एस्ट्रोजन का लो कॉन्सेंट्रेशन, तो लो कॉन्सेंट्रेशन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है, मींस नेगेटिव फीडबैक देता है बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों पता है, अगर कोई चीज कम हो रहा है तो बढ़ाना, और अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो कम करना, नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है तो और बढ़ाओ। तो अगर ये कम है, एस्ट्रोजन का कम जब कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, अब तुम बढ़ाओ, कम मत करो। लेकिन अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या देगा पता है बच्चों, देखो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इस ब्लू से लिख रहा हूं जो जिससे तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा, हाँ देखो,
ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो याद रखना बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि ईस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या देता है फीडबैक, कौन सा फीडबैक देता है बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ईस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि मेरा सीक्रेशन और बढ़ाओ, मेरा सीक्रेशन और बढ़ाओ, मेरा सीक्रेशन बढ़ रहा है फिर भी बढ़ाओ। लेकिन जब लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो बोल रहा होगा मेरा सीक्रेशन कम करो। अब प्रोजेस्टेरोन का बस क्या है, हाई रहे या लो रहे, प्रोजेस्टेरोन ऑलवेज इस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है और हाइपोथैलेमस को बोलता है मेरा सीक्रेशन अगर बढ़ रहा है तो कम कराओ और अगर कम हो रहा है तो बढ़ाओ। समझ में आ रहा है क्या? याद रखना बस एक ही एक्सेप्शन पार्ट है, पॉजिटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी टू इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मींस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक देके और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देके कम कर देता है कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज ज्यादा या कम अच्छा नहीं है, ठीक है ना। एक नॉर्मल एडिक्वेट लेवल पे कुछ भी चीज अच्छा होता है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है फिर भी बोल रहा है बढ़ाने के लिए। तो दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। ये कॉन्सेप्ट अपना कहाँ काम आएगा बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएगा। अभी जब साइकिल पढ़ेंगे, ओव्यूलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे काम आता है। क्लियर है सबको? ये था फीडबैक मैकेनिज्म। प्रोजेस्टेरोन अगर बढ़ा रहेगा नेगेटिव फीडबैक देगा, कम मींस कम करने बोलेगा, मींस प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो कम करने बोलेगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है तो फिर बोलेगा बढ़ाओ, फिर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये नेगेटिव फीडबैक है। बढ़ा है बढ़ रहा है पॉजिटिव, अगर कम है कम हो रहा है पॉजिटिव, लेकिन कम है बढ़ रहा है नेगेटिव। क्लियर है सबको? ये वाला सब कुछ समझ में आया ओजेनेसिस। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब सब लोग अच्छे से समझना, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अगर तुम बोलो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब अपन क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये स्टेज डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमेट का है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स फर्स्ट ये। सेकेंड पॉइंट कि ड्यूरेशन कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मींस नॉर्मल ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो 20 to 35 डेज का होता है और अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 डेज का साइकिल सीखेंगे। 28 डेज साइकिल नॉर्मली 28 to 30 डेज का साइकिल नॉर्मल सीखते हैं, ठीक है। लेकिन 22 डेज का है तो भी नॉर्मल है, 34 डेज का है तो भी नॉर्मल है, लेकिन लेस देन 20 डेज का है तो एबनॉर्मल है, मोर देन 35 डेज का है तो एबनॉर्मल है। तो उसे क्या बोलोगे, अगर लेस देन 20 डेज का है तो साइकिल बहुत जल्दी रिपीट हो रहा है तो उसे बोलेंगे पॉलीमिनोरिया। क्या बोल रहा हूं मैं, कहा लिखूं मैं, चलो इसके नीचे लिखता हूं मैं, पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया का मतलब क्या हुआ बच्चों, लेस देन 20 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो पॉलीमिनोरिया बोलेंगे। पॉली मींस मोर साइकिल रिपीट हो गए, ठीक है। और अगर मोर देन 35 डेज का है तो क्या बोलेंगे बच्चों, तब बोलेंगे ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया, ठीक है। स्टार्ट जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली नॉर्मली फीमेल में वो 11 to 13 इयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है। 11 to 13 इयर्स नॉर्मल स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं, उसे मिनार्की। क्या बोलते हैं, मिनार्की। लिख देता हूं मैं, मिनार्की। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट एमसी। और मीनोपॉज का मतलब, मीनोपॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, 45 इयर्स पे, ये मैंने बोला 11 to 13 इयर्स, 45 ईयर पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मीनोपॉज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो नॉर्मली अपन क्या बोलूं मैं, 11 to 13 इयर्स भी ना बोलो तो एक एवरेज लेके चलो 15 इयर्स पे हर फीमेल पे तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो 15 इयर्स से स्टार्ट हुआ है और 45 इयर्स तक में कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। हर महीने होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन, हर मंथ होगा। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो मीनोपॉज बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सोचो कि वो स्टॉप हो गया है ना, किसी फीमेल में हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था फिर लेकिन बीच में नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मेंसेस फेज आ ही नहीं रहा है तो उसे बोलेंगे एमेनोरिया। लाइक प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो एमेनोरिया वाला स्टेज होता है। लैक्टेशन के टाइम पे भी नहीं होता है तो उसे भी एमेनोरिया वाला स्टेज बोलते हैं। तो एक लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, एक प्रेगनेंसी के टाइम में एमेनोरिया होता है। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा कभी और टाइम पे नहीं आया, एमेनोरिया हुआ है तो यानी वो एबनॉर्मल कंडीशन है।
क्लियर है? ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नॉर्मल डिस्कशन अपना हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं 28 डेज साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो 28 डेज में सोचो कि ये 28 डेज का साइकिल है, ठीक है। मान लिया कि ये 28 डेज का बच्चों यहां से 0 डे है, यहां 28 डेज का साइकिल है, तो ये 14 डेज होगा, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक का स्टेज जो स्टार्टिंग का 1 डे से 0 डे से लेके 3 to 5 डेज का 5 डेज तक का जो स्टेज होता है इसे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लीडिंग होता है, और उस स्टेज को बोलते हैं मेंसेस स्टेज, मेंसेस ब्लीडिंग स्टेज फर्स्ट है। फिर इसके बाद ये जो रहा 5 to 14 डेज, ये बोलते हैं इसे फॉलिकुलर स्टेज, ठीक है, जहां पे फॉलिकल्स प्रिपेयर होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज, क्योंकि 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। अगर मैंने 28 डेज का साइकिल लिया तो 14 डेज पे ओवुलेशन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो सीखेंगे। फिर इसके बाद जो ये पूरा हाफ स्टेज जो है ना बाद का 14 डेज का, वो कांस्टेंट होगा। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट का जो 14 डेज रहता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। तो इस बेसिस पे कितने स्टेज हो गए? मेंसेस, प्री फॉलिकुलर स्टेज या प्री ओवुलेटरी स्टेज, और ये ल्यूटियल स्टेज। तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखो फर्स्ट है ब्लीडिंग फेज, मेंसेस फेज, ड्यूरेशन 3 to 5, ठीक है। और इसका 7 to 9 डेज क्या है बच्चों? फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज और इस्ट्रोजेनिक फेज और प्री ओवुलेटरी फेज। चारों नाम है बच्चों, सबको याद रखना, ये नेम तो सबको ध्यान में रखना। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? क्या क्या बोल रहा हूं? फॉलिकुलर, प्रोलिफरेटिव, इस्ट्रोजेनिक, प्री ओवुलेटरी, ठीक है। कितना डेज? मैक्सिमम 9 डेज का होगा। तो 9 + 5 मैक्सिमम कितना हो गया? 9 + 5 बच्चों 14 डेज हो गया। और प्लस लास्ट का 14 डेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर 28 डेज का साइकिल है तो ये तो 14 डेज का होगा, ये दोनों मिलकर 14 होगा। मान लो किसी का 40 डेज का साइकिल है तो ये 14 होगा, ये दोनों मिलकर के 26 डेज का साइकिल होगा। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? तो 3 स्टेज है ल्यूटियल। ल्यूटियल स्टेज को और दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? प्रोजेस्ट्रॉनिक स्टेज। प्रोजेस्ट्रॉनिक स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसे एस्ट्रोजेनिक स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसे प्रोलिफरेटिव स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स प्रोलिफरेट होते हैं, डिवीजन होते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब डिवीजन, डिवाइड होना स्टार्ट है। प्री ओवुलेटरी का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन से जस्ट पहले वाला स्टेज, इसलिए प्री ओवुलेटरी स्टेज बोल रहा है। सबका नाम क्लियर है? मेंसेस का मतलब ब्लीडिंग फेज है, 3 to 5 डेज का साइकिल है। और ये 5 डेज में मिनिमम 20 ml to 80 ml ब्लड निकलता है, ठीक है। अगर मोर देन 80 ml होगा तो मिनोरेजिया बोलेंगे। मिनोरेजिया का मतलब क्या होता है बच्चों पता है? मिनोरेजिया का मतलब होता है मोर देन 80 ml ब्लड और मोर देन 5 डेज से ज्यादा अगर साइकिल हो, ब्लीडिंग हो, तो उसे बोलते हैं मिनोरेजिया। सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर है? एक स्टेज होता है, एक टर्म होता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अगर पेन भी होगा ब्लीडिंग के साथ तो उसे बोलेंगे डिसमेनोरिया। क्लियर है? अब अपन देखते हैं, मैंने ब्लीडिंग फेज में हर फेज को ना 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। मींस एक ओवरी के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है। एक अपन देखेंगे हॉर्मोन्स क्या चेंज हो रहा है, और थर्ड देखेंगे यूट्रस का क्या चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट जो कॉलम है बच्चों, ये वाला कॉलम, ये अब तुम्हारा हार्मोनल चेंज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे बीच में, ऊपर नहीं दिख रहा है, हार्मोनल चेंज। ये है, ये वाला स्टेज कौन सा है? ओवेरियन चेंज। और लास्ट वाला क्या है? यूटेराइन चेंज। किसी को कुछ डाउट है? देख लो अच्छे से, क्या क्या बोला मैंने? ओवेरियन चेंज, हार्मोनल चेंज और यूटेराइन चेंज। ये तीनों चेंज अपने को देखना है। अब इसमें क्या क्या है? फर्स्ट वाले स्टेज में अर्ली में देखो मैंने क्या लिखा है, सबको दिख रहा है? ब्लीडिंग फेज के अर्ली स्टेज में मैंने क्या लिखा है? डिक्रीज LH, डिक्रीज FSH। समझ में आ रहा है क्या सबको? चलो स्टार्ट करते हैं, ये सब कुछ भूल जाओ। मान लो कि तुम एक स्टेज अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कस करते हैं ना, तो ये 28 डेज का जो साइकिल था, या तो तुम लास्ट से स्टार्ट करो, या तो लास्ट का स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ये लास्ट का ये वाला फेज से स्टार्ट करो, या स्टार्टिंग वाले फेज से स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग वाला फेज तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो मान लेते कि स्टार्टिंग वाला फेज तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? कि लास्ट फर्स्ट स्टेज में ना, ब्लीडिंग स्टेज में LH हार्मोन कम था, FSH हार्मोन कम था, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन भी कम था, एस्ट्रोजन भी कम था, सब कुछ कम था, ठीक है, सब कुछ कम था। कौन सा? अर्ली फेज ऑफ ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जब स्टार्ट हो रहा है मींस
फर्स्ट और सेकेंड डे जो ब्रीडिंग डे का डे है, उस स्टेज में एलएच और एफएसएच बच्चों क्या था, कम था, प्रोजेस्टेरॉन कम था, ईस्ट्रोजन कम था, ठीक है, अर्ली में। फिर क्या हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बच्चों कम हुआ, अब नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस और एंडर पिट्यूटरी को क्या बोला कि मेरा लेवल कम हो रहा है, तुम बढ़ाओ, तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो कैसे होंगे ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट अर्ली स्टेज तो सबको क्लियर है, अर्ली स्टेज अपन समझ में आ जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना तो ये वाला मैच करेगा। लेट वाला सबको देखो, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो रहा था, नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक से वो क्या बढ़ाएगा, एलएच बढ़ाएगा, एफएसएच बढ़ाएगा। क्लियर है, मेरा प्रोजेस्टेरॉन लेवल और ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो नेगेटिव फीडबैक से क्या बोलेगा, एंडर पिट्यूटरी को तुम एलएच रिलीज करना स्टार्ट करो, एफएसएच रिलीज करना स्टार्ट करो। लेकिन मेनली जो रिलीज होता है बच्चों, वो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एफएसएच बहुत ज्यादा लेवल में इंक्रीज होता है, एलएच कम लेवल में इंक्रीज होता है। तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में देखना जो प्रोलिफरेटिव फेज में रहेगा ना, एफएसएच का लेवल कुछ ऊपर होगा और एलएच नीचे होगा, देखना तुम प्रोलिफरेटिव, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर रहेगा एफएसएच, नीचे रहेगा एलएच, क्योंकि एफएसएच का लेवल मेनली इंक्रीज होता है। ये तो था अपना ब्रीडिंग फेज का, क्लियर है। साथ में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि ओवरी में क्या क्या हो रहा होगा। तो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है बच्चों, वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। क्या बोल रहा हूं, डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस इन ब्रीडिंग फेज, ठीक है। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस बच्चों फिर आगे क्या होगा, व्हाइट टाइप का एल्बिकेंस का मतलब व्हाइट मटेरियल है, वो डिजेनरेट हो जाता है। साथ में ये का पार्ट हो गया अपना, इसका पार्ट था। साथ में क्या होता है, लेट स्टेज में क्या होता है, लेट स्टेज में देखो यहां तक जो है बच्चों, मैं इसमें ये कर देता हूं, लाइन लगा लिया। तो अब क्या हुआ, ये स्टेज तो बच्चों वो कॉर्पस एल्बिकेंस तो गया, मींस फॉलिकल्स वो डिजेनरेट हो गए। अब नए फॉलिकल्स 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट होंगे ग्रोइंग करना, ग्रो करना स्टार्ट होंगे, क्या 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। नए फॉलिकल्स, नया साइकिल स्टार्ट हुआ है, ये नया साइकिल पढ़ रहे हैं, उस साइकिल में नए फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होंगे। किसके अंदर था, प्राइमरी फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर था। तो ओवेरियन चेंज में क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट हुआ, और जो पिछला साइकिल में जो बना हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम, वो डिजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकेंस बना गया। नेक्स्ट यूट्रस में, याद है मैंने तुम्हें बोला था स्ट्रेटम फंक्शनल और स्ट्रेटम बेसिल होता था, बेसिल ऊपर वाला, फंक्शनल नीचे वाला। फंक्शनल क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट होगा बेसिल से, और फंक्शनल बाहर निकल जाएगा। तो स्ट्रेटम फंक्शनल गेट सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रेटम बेसिल, अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड, म्यूकस, ये जो है जितने भी पार्ट है ना, जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे, फर्टिलाइज हुए नहीं है, ब्लड है, उसके साथ म्यूकस है, फंक्शनल लेयर है, ये सब वेजाइनल रूट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो जो ब्रीडिंग में जो होता है, ब्रीडिंग होता है, वो उसमें होता क्या क्या है, तो ये ब्लड, म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड एग, स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर होता है। साथ में जब लेट होगा, ऑब्वियस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे ज्यादा ब्लीडिंग होगा, फिर ब्लीडिंग धीरे धीरे क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। तो लेट स्टेज में 5वें दिन पे क्या होगा, बोलोगे क्या, यूटेराइन ब्लीडिंग ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। क्लियर है, ब्लीडिंग फेज में कुछ भी क्वेश्चन आए तुम बता सकते हो। नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव एस्ट्रोजेनिक। अब देखो जैसे तुमने बोला क्या सर, ऊपर वाला देखो, लेट में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम था, नेगेटिव फीडबैक दिया, एलएच बढ़ना स्टार्ट हुआ, एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो कैसे स्टार्ट हुआ था, फिर से वही वाला फेज लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव फीडबैक, जीएनआरएच इंक्रीज हुआ था, एलएच एफएसएच इंक्रीज हुआ। एफएसएच क्या करता है बच्चों, एफएसएच का काम क्या होता है पता है, प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी फॉलिकल्स को टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करना। देखो ना, तुमको सोचो एफएसएच का नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इतने देर से एफएसएच डिस्कस कर रहे हैं, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मींस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ग्रो करने के लिए। तो प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। और मैंने बताया था प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है बच्चों, ग्रेनुलोसा सेल्स है, और वो ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, रिलीज करना, एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट होते हैं। तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन रिलीज करता है कौन बच्चों, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। क्लियर है सबको। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स बहुत सारे एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। मान लो बहुत सारे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, तो लेट स्टेज में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है, वो मैंने बताया तुम्हें क्या देता है बताओ, पॉजिटिव फीडबैक देता है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होगा, फिर एलएच बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, तो इंक्रीज एस्ट्रोजन और बढ़ना स्टार्ट होगा। एस्ट्रोजन एलएच बढ़ाया, और ये जो एलएच बढ़ता है इसे बोलते हैं, ये जो एलएच होता है बढ़ता है
ये 14th डे पे, क्योंकि 7th डे सोचो 5 डे से स्टार्ट हुआ था, फाइनल 13th डे या 14th डे पे क्या होगा, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, मींस पीक लेवल ऑफ एलएच हो जाएगा, ऐसा बढ़ा था ऐसा बढ़ जाएगा, क्लियर है। और एफएसएच कुछ ऐसा बढ़ा रहेगा, कौन से स्टेज 14th डे पे। अब तुम बोलोगे सर देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक ले रहा है, मींस एलएच भी बढ़ना चाहिए था और एफएसएच भी बढ़ना चाहिए था, सेम लेवल पे बढ़ना चाहिए था ना, पीक लेवल आना चाहिए था, मींस एलएच का जो पीक लेवल होता है इसे इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। तो एफएसएच का सर्ज क्यों नहीं बोल रहा, एफएसएच का पीक लेवल, क्योंकि जो एफएसएच होता है बच्चों वहां पर इनहिबिन ग्रैनुलोसा सेल्स एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे अपन बोलते हैं इनहिबिन, और मैंने सीखा था इनहिबिन जो होता है वो एफएसएच को इनहिबिट करता है, एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है, तो इसीलिए एफएसएच क्या हुआ उतना इंक्रीज नहीं हो पाया जितना एलएच इंक्रीज हुआ, क्योंकि एलएच को इनहिबिट नहीं कर पाता है, इनहिबिन क्या किया एफएसएच को कम कर दिया थोड़ा, तो ये इतना लेवल तक बढ़ना था, ये यहाँ पे आया, लेकिन एलएच अपना यहाँ पर आ चुका, क्लियर है। इनहिबिन कहाँ पे, मेल में कौन सीक्रेट कर रहा था, याद रखना मेल में जो इनहिबिन सीक्रेट करता है वो कौन सीक्रेट करता है सर्टोरी सेल्स, और फीमेल में जो इस इनहिबिन सीक्रेट करता है वो कौन सीक्रेट करता है, ग्रैनुलोसा सेल्स। फीमेल में फॉलिकल्स के प्राइमरी फॉलिकल्स के ग्रैनुलोसा सेल्स इनहिबिन सीक्रेट करते हैं और एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, ओके। तो एलएच सर्ज जो होता है, एलएच का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, तो ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर फ्लूइड भी बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट होने लगते हैं, और वो फ्लूइड अक्यूमुलेशन से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और ग्राफिन फॉलिकल मैंने लिखा है ग्राफिन फॉलिकल रप्चर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, ये वाला मेनली तुम्हें यहां तक याद रखना है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, ओवेरियन चेंज है ना, ओवेरियन चेंज है, तो ओवेरियन चेंज में पढ़ेंगे। देखो क्या है, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू 1 to 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स हुए थे, लेकिन उसमें से सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, 10 तो डीजेनरेट हो गए, 1-2 ही कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और 1-2 सेकेंडरी फॉलिकल एक टर्सरी फॉलिकल बनाता है, और टर्सरी फॉलिकल फाइनली मैच्योर होकर के ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं, और ग्राफिन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रप्चर हो जाता है, और क्या रिलीज करता है, प्राइमरी ओसाइट रिलीज करता है, जिससे प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है अपना, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मींस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, क्लियर है, कुछ भी डाउट है बोलो। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, नीचे वाला स्टेज देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दोगे, अरे इसमें कुछ नहीं हुआ है, यूट्रस का जो हुआ है ना, जो भी यूट्रस का स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर गया था, डिजेनरेट हुआ था ना, सेपरेट हो गया था, अब धीरे धीरे बेसल लेयर जो ऊपर वाला लेयर था ना, वो लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा, तो एक तो पहले यूटेराइन ब्लीडिंग इस स्टेज में खत्म हो जाएगा, होगा इन स्टॉप्स। एंडोमेट्रियल का मैंने बोला था हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, तो हाइपरप्लेजिया नंबर्स इंक्रीज होगा, बहुत एक सेल्स 2 सेल बनाएंगे 3 सेल बनाएंगे, तो इससे अपना स्ट्रेटम बेसल क्या बनाने लगेगा, स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर बनाने लगेगा। लिखा है मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब एंडोमेट्रियल सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, और हाइपरट्रॉफी भी होता है बच्चों में, सेल्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। साथ में मैंने लेट स्टेज में क्या लिखा है, एंडोमेट्रियल का भी हो रहा था हाइपरप्लेजिया, और मायोमेट्रियल का भी साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि पहले बेसल था अब फंक्शनल भी आ गया, तो देखो थिकनेस इंक्रीज, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस, तो ये सब जो पॉइंट लिखा है समझ में आ रहा है, यूटेराइन ब्लीडिंग स्टॉप्स, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस। ये यहां तक जो था ना बच्चों स्टेज, ये अपना है कौन सा स्टेज, 14th डे तक में ये सब काम हुआ था, मींस एंडोमेट्रियम पूरा थिकेंड हो चुका है, थिकनेस इंक्रीज हो चुका था एंडोमेट्रियम का, ये सब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुका था। अब अपन थर्ड स्टेज क्या देखेंगे बच्चों, ल्यूटियल स्टेज। ल्यूटियल फेज क्या था, 14 डेज का कांस्टेंट होता है, कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट होगा बच्चा फेज, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट होगा, इसमें अर्ली में क्या होता है, ये सब देखो एलएच का लेवल बढ़ा था ना, धीरे धीरे क्या होगा, एलएच का लेवल कम होना स्टार्ट होगा, एफएसएच भी कम होना स्टार्ट होगा, जीएनआरएच भी कम होना स्टार्ट होगा। क्यों कम होगा, जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट बना था अभी, अब ये सेकेंडरी ओसाइट को कौन करेगा, अपना फिम्ब्रिया जो था वो कलेक्ट कर लेगा, सेकेंडरी ओसाइट तो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, वो वेट करेगा स्पर्म का, सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, वेट करेगा स्पर्म का। अगर सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म आ गया, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लिया, तो अपना नेक्स्ट साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, मेंसेस फेज रुक जाएगा, आगे का साइकिल रिपीट नहीं होगा। लेकिन मान लो सेकेंडरी ओसाइट के साथ स्पर्म आया ही नहीं, तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, नॉर्मल फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं,
तो सेकेंडरी ओसाइट आराम से वेट करेगा, 2-3 दिन बाद डीजेनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट गया। तो बचेगा अपने पास क्या, इसके अंदर जो रहेगा अपना जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ था बच्चों, वो ग्राफिन फॉलिकल किसमें रप्चर हो गया, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस हिमोर्जिकम। मींस वहां पे जैसे ही रप्चर हुआ ना तो ब्लड वेसल्स सब भी रप्चर हो गए, और ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए तो ब्लड रिलीज किया, तो मींस हिमोर्जिकम एक स्ट्रक्चर बनाया। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस हिमोर्जिकम। कॉर्पस हिमोर्जिकम फिर आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सीक्रेट करना स्टार्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना स्टार्ट होता है। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम, देखो नेक्स्ट स्टेज में मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे इंक्रीज होगा तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा, भाई LHFSH अब कम करो, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक देता है। लेकिन सोचो कि कॉर्पस ल्यूटियम आराम से कहां पे है, ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवेरियन चेंज पढ़ रहे हैं अपन, तो ओवरी के अंदर बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम आगे क्या करेगा, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज कर लेगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेगा, मान लिया कि स्पर्म के साथ सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज कर लिया, तो क्या होगा, बताओ खुद क्या होना चाहिए, तब तो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहेगा। कब, 2-3 महीने तक स्टेबल रहेगा। क्यों स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, तो प्रेग्नेंट स्टेज हो गया, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगा, अपना स्टेबल रहेगा, आराम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा। लेकिन सोचो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, हाँ, तो क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आया बच्चों तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसको अब मेंटेन नहीं करना है प्रेगनेंसी को। तो मैंने लास्ट स्टेज अगर नहीं हुआ तो मैंने लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अगर कॉर्पस ल्यूटियम रहा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, तो फाइनली प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। और ये आगे स्टेज, जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो आगे वाला ल्यूटियल फेज का 14 डेज कंप्लीट हुआ तो फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन कम है बच्चों, LH कम है, FSH कम है। देखो LH कम था, FSH कम था, यहाँ पे भी LH कम है, FSH कम है, सब कुछ कम रहता है नेक्स्ट स्टेज में। क्लियर है, समझ में आया क्या? साथ में इधर तुम बोलोगे क्या होगा सर, ल्यूटियल फेज को दूसरा नाम, एक और फेज अपन, इससे नाम याद आया मुझे, इस फेज का दूसरा नाम क्या है बच्चों पता है, सीक्रेटरी फेज। क्योंकि यहां बच्चों क्या सीक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम का सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर नेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। एंडोमेट्रियम का सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर नेचर इंक्रीज होगा, और एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। 23rd डे पे एंडोमेट्रियल थिकनेस मैक्सिमम होता है। साथ में जैसे जैसे अब प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, बोलो कम हो गया ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है पता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल थिकनेस को इंक्रीज करता है, मींस सेल्स को प्रोलिफरेट करवाता है, एंडोमेट्रियल सेल्स को प्रोलिफरेट कराना स्टार्ट करता है। अब सोचो लास्ट स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम तो रहा ही नहीं, डीजेनरेट हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा, तो मायोमेट्रियल सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स अब क्या होंगे, खुद वो भी डीजेनरेट होने लगेंगे ना, तो डीजेनरेट मींस सेल्स डेड होने लगेंगे, तो उस स्टेज को बोलते हैं एट्रोफी। तो यहां पर क्या होता है, मायोमेट्रियल एट्रोफी और एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है। एट्रोफी का मतलब डीजेनरेशन ऑफ सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स डीजेनरेट होने लगते हैं और मायोमेट्रियल सेल्स डीजेनरेट होने लगते हैं। तो एंडोमेट्रियल कौन से सेल्स डीजेनरेट हो गए, स्ट्रेटम फंक्शनल, और वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज फिर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टेज। तो ब्लीडिंग जो होता है बच्चों, मेंसेस फेज हो क्यों रहा है, ड्यू टू लेस लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर सोचो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है ना, इसलिए तो हुआ, आगे ब्लीडिंग हुआ। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता ना तो कभी ब्लीडिंग नहीं होता। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन कम होता है इसीलिए ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। क्लियर है सबको? सब लोग बोर्ड पे देखो अच्छे से। अब मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ये 3 स्टेज में। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट ऑफ मेंसेस फेज, बोलो आंसर क्या होगा, मीनार्की कब होता है, अप्रॉक्स 15 ईयर्स पे। स्टॉप मेंसेस फेज स्टॉप कब होगा, जो स्टेज बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज स्टेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एमेनोरिया। एमेनोरिया इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होगा, नो मेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे जो एमेनोरिया होता है उसे अपन लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। ब्लीडिंग फेज मोर देन 5 डेज और मोर देन 80 ml ब्लड अगर रिलीज हो रहा है तो क्या बोलोगे, मिनोरेसिया। पेनफुल ब्लीडिंग इज नोन एज डिस्मेनोरिया। फिर क्वेश्चन आया अपने पास,
कि प्रोजेस्टेरॉन का फेज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन आया टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, मींस टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा एक्ट कौन करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थोड़ी देर के लिए प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, इसलिए बोलते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो तुम्हारे नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया एलएच सर्च कौन से डे पे आता है, 14th डे पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर कुछ क्वेश्चन आया हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच, करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस एलएच लेवल, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एलएच लेवल एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव फीडबैक देता है और एलएच लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। FSH at the time of 14th day, during 14th day FSH level is slightly less than LH level due to secretion of inhibin, inhibin secret होता है जो FSH को कम करके रखता है, ठीक है, 14th डे पे, इसलिए FSH सर्ज नहीं होता है, LH सर्ज आता है। क्लियर है सबको। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो मैं बोलूंगा प्राइमरी फॉलिकल्स का सर ग्रैनुलोसा सेल्स सीक्रेट करता है। अगर तुमसे और डिटेल में पूछेंगे तो ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक थीका इंटरना होता है, एक थीका एक्सटर्ना होता है, तो कौन सीक्रेट करता है, थीका इंटरना। क्लियर है सबको। इनहिबिन कौन सीक्रेट करता है, तो ग्रैनुलोसा सेल्स सीक्रेट करता है। इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल थिकनेस मैक्सिमम कौन से डे पे होती है, 23rd डे पे होते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट है बोलो, इसके अलावा सब कुछ समझ में आ रहा है, डाउट आए पूछ सकते हो। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बोर्ड में अपना कंप्लीट हो गया, ओके, अच्छे से पढ़ के रखना है। ये अपना यहाँ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक पार्ट और टाइम लगेगा, एक लेक्चर 1 घंटे का, जिसमें मैं फर्टिलाइजेशन विद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताऊंगा, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताऊंगा, तो अपना कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थैंक यू।